आज आपको एक ऐसे सम्राट की दास्तान बताएंगे जिसने पत्थरों पर अपना इतिहास लिखा, जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया, जिसके इतिहास को दबाने, मिटाने और जमीन में दफन कर देने का कार्य लगातार हो रहा है। लेकिन उनमें कुछ तो बात थी जो उनकी खींची हुई पत्थर पर लकीरें आज भी जमीन का सीना चीरकर बाहर निकल आती हैं। सर विलियम्स जोन्स बंगाल प्रेसिडेंसी में सुप्रीम कोर्ट के जज तथा एशियंट इंडिया के स्कॉलर, वो काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। उन्हें प्राचीन भारत के कुछ स्तंभों पर लिखे वर्ड्स को समझने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। वह काफ़ी बेचैन थे कि कैसे उसको समझें। उन्होंने उन स्तंभों पर लिखे हुए शब्दों की एक पांडुलिपि कागज पर तैयार करवाई और बनारस के तत्कालीन हाकिम के पास उनकी छाप भेजी। उस समय बनारस को ब्राह्मणों ने विद्वता का गढ़ प्रचारित कर रखा था और यह भी प्रचारित कर रखा था कि इस सृष्टि के जन्म से लेकर कलयुग के तत्कालीन दिन तक की एक एक अवधि का संपूर्ण ज्ञान वो रखते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के हाकिम ने बनारस के सभी प्रकांड विद्वानों को इस लिपियों को पढ़ने और इनका अनुवाद का जिम्मा सौंपा। एक ब्राह्मण विद्वान पंडित ने उस लिपि को पढ़कर बताया कि इस पर युधिष्ठिर का गुप्त वनवास लिखा है। इतना ही नहीं, उस विद्वान ब्राह्मण ने अशोक की लिपि को पढ़ने के लिए एक फर्जी किताब भी लिख डाली और बताया कि उसने बिल्कुल सही पढ़ा है और इस किताब में लिख दिया है। 50 सालों से भी ज़्यादा समय तक उस ब्राह्मण विद्वान की बात सत्य मानी जाती रही और स्तंभ को महाभारत काल का प्रचारित किया जाने लगा। लोग उसे भीम की गदा के नाम से जानने लगे। दुनिया के एक महान भारतीय फिलासफर बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले कहा था, चांद, सूरज और सत्य अधिक देर तक छुप नहीं सकते, और यही हुआ। 1836 से 38 के बीच जेम्स प्रिंसेप ने यह लिपि पढ़ डाली। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, दिमाग सुन्न हो गया जब यह पता चला कि यह कोई भीम की गदा या लाठी नहीं है। इस पे युधिष्ठिर के गुप्त वनवास काल के बारे में नहीं लिखा है, बल्कि यह तो करीब 2250 साल पहले के सम्राटों के सम्राट अशोक के लिखवाए गए स्तंभ लेख हैं। दरअसल षड्यंत्र की यह पहली घटना नहीं थी। 1351 से 1388 के मध्य फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में वह भी सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए इन स्तंभों को टोपरा से दिल्ली मंगवा लाए थे। उन्होंने तमाम ब्राह्मण विद्वानों को बुलाया और उसे पढ़ने का आदेश दिया। सभी ब्राह्मण विद्वान आए और अपनी ढपली अपनी राग गाते। किसी भी विद्वान का ट्रांसलेशन एक दूसरे से मैच नहीं करता। नतीजा कोई भी नहीं पढ़ सका और ना ही उसका कोई विवरण दे सका। यह वो दौर था जब भारत से बौद्ध मार्गी पूरी तरह से समाप्त किए जा चुके थे। फिर इस लिपि को पढ़ता कौन? समय बीतता गया, मुगल काल आया। अकबर ने भी इन स्तंभों को पढ़वाने की लाख कोशिश की, लेकिन सारे ब्राह्मण विद्वान बिल्कुल ही फेल रहे। सब ने इधर उधर की बातें बताई और सभी ने अलग अलग बातें बताई। तो सवाल यह है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक की स्तंभ की लिपि आखिर पढ़ी कैसे? भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह अपनी पुस्तक सम्राट अशोक का न्यू पर्सपेक्टिव, जो कि किंडल वर्जन में अवेलेबल है, आप सभी को पढ़नी चाहिए। यह एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। किंडल वर्जन के पेज नंबर 104 में वे लिखते हैं, कोई भी अज्ञात लिपि तब पढ़ी जाती है जब उसका द्विभाषी अभिलेख मौजूद हो। अशोक के अभिलेख द्विभाषी थे और दूसरा कारण यह भी था कि अभिलेख काफ़ी लंबे हों ताकि बार बार किसी खास लिपि चिन्ह को आने पर उसके संकेतों को पढ़ा जा सके।
अशोक के अभिलेख लंबे हैं, जिसमें एक ही लिपि चिन्ह बार बार आ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जिसे अभिलेख पढ़ना था, उसी ने खोए हुए इतिहास को जानने में, उसको सामने लाने में तत्परता दिखाई। जिसे सम्राटों के सम्राट के महान इतिहास को जमीन में दफन करना था या किए थे, वो भला उन स्तंभों पर क्या लिखा है उसके बारे में सही क्यों बताते। उल्टा सत्य बताने की बजाय ब्राह्मणों ने अपनी काल्पनिक कथा और कहानियां रामायण और महाभारत थोप दिए। लेकिन ये षड्यंत्रकारी प्रजाति अभी भी जिंदा है। अभी भी जैसे ही कोई उत्खनन होता है, चाहे वह मौर्यकालीन का हो, गुप्तकालीन का हो या फिर सिंधु सभ्यता की, तुरंत ही उसे रामायण और महाभारत का प्रचारित करना शुरू कर देते हैं। दरअसल सम्राट अशोक ने अपने समय पे स्तंभों पे लेख खुदवाए थे। दिल्ली टोपरा वर्जन में 7 तरह के लेख मिले हैं, जिनमें से 6 अभिलेख 243 BC में लिखवाए गए थे।